आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की सोशल साइंस बुक से चैप्टर 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। बच्चों, इस चैप्टर में हम इकोनॉमिक्स की बेसिक फाउंडेशन यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम समझेंगे कि जब हमारी ज़रूरतें और इच्छाएं ज़्यादा होती हैं लेकिन रिसोर्सेज सीमित होती हैं, तब हमें चुनाव करना पड़ता है। यही इस चैप्टर का मेन टॉपिक है। द बिग क्वेश्चंस। फर्स्ट, व्हाट डज इकोनॉमिक्स डील विद, यानी इस चैप्टर में हम जानेंगे कि इकोनॉमिक्स किस बारे में होती है और यह हमारी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को समझने में कैसे मदद करती है। सेकंड, व्हाट आर द की क्वेश्चंस इन इकोनॉमिक्स, हम यह भी समझेंगे कि इकोनॉमिक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जिनका जवाब हर व्यक्ति, हर बिजनेस और गवर्नमेंट को देना पड़ता है। थर्ड, हाउ डू डिफरेंट इकोनॉमिक्स सिस्टम एड्रेस दीज क्वेश्चंस, यानी हम यह भी समझेंगे कि अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। लिखा है कि मान लो तुम्हें चॉइस करनी पड़े तो तुम क्या अपनी पॉकेट मनी से स्नैक्स खरीदोगे या उसे बचाकर नए शूज खरीदोगे। अगर तुम्हारे स्कूल लाइब्रेरी में किसी नई स्टोरी बुक की केवल 5 कॉपीज हो लेकिन उसे 20 स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हो, तो सबसे पहले बुक किसे मिलनी चाहिए? क्या सभी स्टूडेंट्स उस बुक को आपस में शेयर करें या फिर स्कूल को उसकी और कॉपीज खरीदनी चाहिए? अगला क्वेश्चन है कि एक फार्मर को मिट्टी की कंडीशंस, रेनफॉल और मार्केट डिमांड को देखकर यह तय करना होता है कि उसे कौन सी क्रॉप्स उगानी चाहिए। क्या किसी इंटरप्राइज यानी कंपनी को प्रोडक्शन प्रोसेस में ज्यादा लेबर रखने चाहिए या ज्यादा कैपिटल यानी मशीन और मनी का इस्तेमाल करना चाहिए? क्या गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा हाईवे बनाने के में खर्च करना चाहिए या हॉस्पिटल बनाने में? बच्चों, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछे गए क्वेश्चन नहीं है, ये सभी इकोनॉमिक चॉइस के एग्जाम्पल हैं जिनका फैसला इंडिविजुअल्स यानी लोग, इंटरप्राइजेस यानी कंपनीज और गवर्नमेंट को करना पड़ता है। हमारी कुछ प्रीफरेंस यानी हमारी कुछ पसंद ऐसी होती हैं जो नीड्स होती हैं, जिन्हें हम ज़रूरतें कहती हैं। ये ज़रूरतें हैं जैसे फूड, वाटर और शेल्टर। लेकिन कुछ चीज़ें वांट्स यानी इच्छाएं होती हैं, जैसे गैजेट्स, वेकेशंस यानी घूमने जाना, या लग्जरी आइटम यानी महंगी और आराम देने वाली चीज़ें। इंसानों की ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होती और समय के साथ बदलती रहती हैं। एग्जाम्पल के लिए, पहले किसी को बाइसाइकिल चाहिए होती है, फिर वह मोटरसाइकिल लेना चाहता है और उसके बाद कार खरीदने की इच्छा होने लगती है। आगे लिखा है साइड बॉक्स में मार्केट के बारे में। अ प्लेस वेयर बाइंग और सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस। इट कुड बी अ फिजिकल मार्केट और अ वर्चुअल वन ऑफ द इंटरनेट, यानी मार्केट वह जगह होती है जहां प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का खरीदना और बेचना होता है। यह फिजिकल मार्केट भी हो सकती है जहां लोग जाकर सामान खरीदते हैं, और वर्चुअल मार्केट भी हो सकती है जहां इंटरनेट के जरिए से ऑनलाइन खरीदारी होती है। आगे फिगर में नीड्स और वांट्स के डिफरेंस दिखाए गए हैं। नेक्स्ट हेडिंग है चॉइसेस एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। बच्चों, इस हेडिंग का मतलब है कि हमारी नीड्स और वांट्स, हमारी ज़रूरतें और हमारी इच्छाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए रिसोर्सेज होते हैं, वे सीमित होती हैं। इसीलिए हमें हमेशा चॉइस करना पड़ता है कि उपलब्ध रिसोर्सेज का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे करें। रिसोर्सेज वे सभी चीज़ें होती हैं जिनका इस्तेमाल गुड्स और सर्विसेज बनाने में किया जाता है। ये नेचुरल रिसोर्सेज भी हो सकती हैं जैसे वाटर और कोल, और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज भी हो सकते हैं जैसे कैपिटल और टेक्नोलॉजी। मेडिकल इक्विपमेंट, ये फिगर मेडिकल इक्विपमेंट्स का है। इन्हें बनाने में स्टील जैसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया गया है। यह फिगर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का है, इसमें भी स्टील का इस्तेमाल करके हवाई जहाज बनाया गया है। यह फिगर रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चरिंग का है, इसमें भी स्टील का इस्तेमाल करके रेफ्रिजरेटर बनाए जाते हैं। इस फिगर में दिखाया गया है कि एक ही स्टील का इस्तेमाल अलग अलग चीजें बनाने में किया जा सकता है, इसीलिए यह तय करना पड़ता है कि स्टील का इस्तेमाल कहां किया जाए। आगे लिखा है कि इंसानों की नीड्स और वांट्स को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत होती है। आपने
क्लास 8 में पढ़ा था कि लैंड, लेबर और कैपिटल और टेक्नोलॉजी को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहती हैं। इनका इस्तेमाल गुड और सर्विसेज बनाने में किया जाता है। लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज दोनों की मात्रा लिमिटेड होती है। इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कई अलग अलग कामों में किया जा सकता है। जैसे हमारे पास जो मनी है उससे हम फ्रूट भी खरीद सकते हैं या जूस भी। सिर्फ हाउस होल्ड्स यानी परिवार ही नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी को भी यह फैसला करना पड़ता है कि वे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि लोगों की अनलिमिटेड वांट्स पूरी हो सके, अनलिमिटेड इच्छाएं पूरी हो सके और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर बने। एग्जाम्पल में फिगर 8.2 में दिखाया गया है कि स्टील का इस्तेमाल कई अलग अलग चीजें बनाने के लिए किया जा सकता है। आगे लिखा है कि जब हम एक ऑप्शन चुनते हैं तो बाकी ऑप्शन छोड़ देते हैं। जिस ऑप्शन को हम छोड़ देते हैं उसकी वैल्यू को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक फार्मर के पास जमीन का एक टुकड़ा है, उस पर वह या तो बार्ले उगा सकता है या वीट। क्योंकि लैंड, वाटर और लेबर सीमित है, इसीलिए फार्मर को तय करना पड़ता है कि किस फसल की कितनी मात्रा उगानी है। अब नीचे दी गई टेबल को देखिए, इसमें बार्ले और वीट की अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखाई गई हैं जिन्हें फार्मर उगा सकता है। कॉम्बिनेशन फर्स्ट, बार्ले 0 kg, वीट 100 kg। यहां फार्मर केवल 100 kg वीट उगाता है और बार्ले बिल्कुल नहीं उगाता। सेकंड में यहां बार्ले 25 kg है और 90 kg वीट उगाई जाती है। इसी तरीके से बाकी ऑप्शन है। जब इन सभी कॉम्बिनेशंस को ग्राफ पर बनाया जाता है जहां एक्स एक्सिस पर बार्ले की मात्रा और वाई एक्सिस पर वीट की मात्रा दिखाई जाती है, तब एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है। साइड बॉक्स में लिखा है प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व, पीपीसी, यानी यह वह कर्व है जो बताता है कि उपलब्ध रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल करके अलग अलग गुड्स की कौन कौन सी कॉम्बिनेशन बनाई जा सकती हैं। इस कर्व को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहा जाता है। यह दिखाती है कि बार्ले और वीट के प्रोडक्शन के बीच किस तरह का ट्रेड ऑफ, यानी एक बढ़े और दूसरे कम करना, एक बढ़े तो दूसरे कम करने पड़े, यह सब होता है। इस कर्व को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहा जाता है। यह दिखाता है कि बार्ले और वीट के प्रोडक्शन के बीच किस तरह का ट्रेड ऑफ होता है। जैसे जैसे फार्मर पॉइंट ए से पॉइंट ई की ओर बढ़ता है वह बार्ले ज्यादा और वीट कम पैदा करता है, लेकिन बार्ले ज्यादा उगाने के लिए कुछ वीट छोड़नी पड़ती है। यही बार्ले उगाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। पीपीसी पर मौजूद सभी पॉइंट्स यह दिखाते हैं कि रिसोर्सेज का सही और बिना वेस्टेज के इस्तेमाल करके कितना मैक्सिमम आउटपुट बनाया जा सकता है। इससे इंटरप्राइजेस और गवर्नमेंट को अच्छी प्लानिंग करने और सही डिसीजन लेने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है लेट्स एक्सप्लोर। बच्चों, इस भाग में आपको अपने आसपास की रियल लाइफ से जुड़ी एक्टिविटीज करनी है। इन एक्टिविटीज की मदद से आप समझ पाएंगे कि चॉइसेस, रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम करती हैं। फर्स्ट एक्टिविटी, आस्क योर पेरेंट्स अबाउट हाउ दे मेक चॉइसेस फॉर एवरीडे परचेज। यानी अपने माता पिता से पूछिए कि वे रोजमर्रा की शॉपिंग या परचेज करते समय किस तरह चॉइस करते हैं। व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ पर्टिकुलर डिसीजन। यह भी पूछिए कि जब वे कोई एक फैसला लेते हैं तो उन्हें कौन सा दूसरा ऑप्शन छोड़ना पड़ता है। छोड़े गए उसी ऑप्शन की वैल्यू को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। सेकंड, हाउ डू यू डिसाइड टू स्पेंड योर टाइम। सोचिए कि आप अपना टाइम कैसे बिताने का फैसला लेते हैं, जैसे स्टडीज, प्लेइंग, वॉचिंग टीवी या किसी और काम के लिए समय कैसे तय करते हैं। इस टाइम आ स्केर्स रिसोर्स। अब यह सोचिए कि क्या टाइम भी एक स्केर्स रिसोर्स है, यानी एक सीमित साधन है, यानी क्या हमारे पास समय सीमित होता है और इसीलिए हमें उसका सही इस्तेमाल करने की चॉइस करनी पड़ती है। नेक्स्ट हेडिंग है व्हाट डज इकोनॉमिक्स डील विथ। बच्चों, इस हेडिंग का मतलब है कि इकोनॉमिक्स किन किन बातों का स्टडी करती है। इससे हम समझेंगे कि लोग, बिजनेस और गवर्नमेंट अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल कैसे करते हैं ताकि अपनी ज़रूरतें और इच्छाएं को पूरा कर सकें।
इकोनॉमी, इकोनॉमी का मतलब किसी कंट्री या रीजन की वह सिचुएशन है जिसमें गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन, कंजप्शन और मनी का लेन देन होता है। इकोनॉमिक्स एंटिटीज, इकोनॉमिक एंटिटीज one who participate in an economic activity, for example producer, consumer, government and enterprises। मतलब इकोनॉमिक एंटिटीज वे लोग या संस्थाएं होती हैं जो किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं, जैसे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, गवर्नमेंट और इंटरप्राइजेस यानी कंपनियां। नेक्स्ट, डेटा, डाटा का मतलब ऐसे फैक्ट और स्टेटिक्स से है जिन्हें इकट्ठा किया जाता है ताकि उनका एनालाइज किया जा सके या जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। सर्वेस, सर्वेस एक ऐसी सिस्टमेटिक मेथड है जिसके द्वारा लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन और उनके बिहेवियर से जुड़ा डाटा इकट्ठा किया जाता है और इसका एनालाइज किया जाता है। लिखा है इकोनॉमिक वर्ड ग्रीक लैंग्वेज के ओइकोनोमिया वर्ड से आया है। यह दो वर्ड से मिलकर बना है, ओइकोस जिसका मतलब है हाउस होल्ड और निमेन जिसका मतलब है मैनेजमेंट। इसीलिए इकोनॉमिक्स का अर्थ हाउस होल्ड मैनेजमेंट यानी घर का सही तरीके से मैनेजमेंट करना होता है। जब रिसोर्सेज सीमित होते हैं, जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और वॉन्ट्स अनलिमिटेड होते हैं, तब केवल फैमिलीज ही नहीं बल्कि पूरे नेशन को भी यह योजना बनानी पड़ती है कि वे अपने रिसोर्सेज का सबसे अच्छा और एफिशिएंट इस्तेमाल कैसे करें। क्योंकि रिसोर्सेज का इस्तेमाल कई अलग अलग कामों में किया जा सकता है, इसीलिए इंडिविजुअल, इंटरप्राइजेस और गवर्नमेंट को यह तय करना पड़ता है कि उनका सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जाए। इन डिसीजंस का असर पूरी सोसाइटी और लोगों की वेल बीइंग पर पड़ता है। इकोनॉमिक्स हमें सिखाती है कि लिमिटेड रिसोर्सेज का सबसे अच्छा इस्तेमाल करके नीड्स और वांट्स को यानी इच्छाएं और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सही चॉइसेस कैसे ली जाती हैं। इट एक्सप्लेन्स यानी यह इकोनॉमिक्स बताती है कि अलग अलग इकोनॉमिक एंटिटीज जैसे कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक इकोनॉमिक में एक दूसरे के साथ कैसे काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए इकोनॉमिक्स यह समझाती है कि लोग कैसे काम करके सैलरी कमाते हैं, वेल्थ और रिसोर्सेज का बंटवारा कैसा होता है, मार्केट में प्राइसेस कैसे तय किए जाते हैं, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी किस तरह इन्वेस्ट को बढ़ावा देती है और गवर्नमेंट पॉलिसीज, साथ ही ट्रेड का प्राइस, एम्प्लॉयमेंट और दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर क्या असर पड़ता है। आगे लिखा है कि लेकिन अच्छे डिसीजंस हमेशा डाटा और एनालाइज के आधार पर लिए जाते हैं, केवल अनुमान के आधार पर नहीं। एग्जाम्पल के लिए फैमिलीज अपने मनी को असेंशियल आइटम जैसे फूड, मेडिसिन और स्कूल सप्लाईज, नॉन असेंशियल आइटम जैसे ज्वेलरी, इंटरटेनमेंट और रेस्टोरेंट मील, साथ ही सेविंग्स में बांटकर खर्च करती है। गवर्नमेंट को टैक्सेशन से जो रिवेन्यू मिलता है उसका इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर प्रोग्राम्स पर खर्च करने की योजना बनाने में किया जाता है। इंटरप्राइजेस मार्केट्स ट्रेंड्स और नई इनोवेशन का स्टडी करती हैं ताकि वे अपने कस्टमर्स को बेहतर सर्विस दे सकें और अपना प्रॉफिट बढ़ा सकें। इकोनॉमिस्ट अलग अलग अल्टरनेटिव्स, उनसे जुड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और उनके आउटकम्स का स्टडी करते हैं ताकि इंडिविजुअल, इंटरप्राइजेस और इंस्टीट्यूशन सही फैसला ले सकें। वे गवर्नमेंट रिपोर्ट्स जैसे इकोनॉमिक सर्वे और कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डाटा लेते हैं, फिर उसका एनालाइज करके रिस्क और अपॉर्चुनिटीज को समझते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि इकोनॉमिस्ट के काम का स्कोप किन किन क्षेत्रों तक फैला हुआ है। स्कोप ऑफ वर्क ऑफ इकोनॉमी, फिगर 8.4। पॉलिसी मेकिंग में इकोनॉमिस्ट गवर्नमेंट को टैक्सेशन और वेलफेयर स्पेंडिंग से जुड़े सही फैसले लेने की में सलाह देते हैं। लिखा है कि बिजनेस कंसल्टिंग में इकोनॉमिस्ट फिर्म को ग्रोथ की योजना बनाने और अपने काम को ज़्यादा एफिशिएंट बनाने में मदद करते हैं। रिसर्च एंड एजुकेशन में इकोनॉमिस्ट आर्थिक ट्रेंड का स्टडी करते हैं और दूसरे लोगों को इकोनॉमिस्ट की शिक्षा देते हैं। फाइनेंस के फील्ड में इकोनॉमिस्ट इन्वेस्टर को यह सलाह देते हैं कि उन्हें अपना मनी कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग है इकोनॉमिक सर्वे, अ रिपोर्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी।
बच्चों, इस भाग में हम इकोनॉमिक सर्वे के बारे में पढ़ेंगे। यह एक ऐसी एनुअल रिपोर्ट होती है जो इंडिया की इकोनॉमी की स्थिति बताती है। इससे पता चलता है कि देश की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसी रही और आगे क्या सुधार किए जा सकते हैं। लिखा है कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया एक इंपॉर्टेंट एनुअल डॉक्यूमेंट है। इसे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस तैयार करता है और यूनियन बजट पेश होने से पहले पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है। यह पिछले एक साल में देश की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की रिव्यू करता है। इसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज और दूसरे फील्ड्स जैसे एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, एजुकेशन, हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एनालाइज किया जाता है। यह इकोनॉमी के सामने आने वाले फ्यूचर चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी जानकारी देती है। इससे लोगों को समझने में मदद मिलती है कि इंडियन इकोनॉमी कैसे काम कर रही है और गवर्नमेंट ग्रोथ साथ ही डेवलपमेंट को बेहतर बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठा सकती है। यह आने वाले यूनियन बजट के लिए एक ब्लूप्रिंट की तरह, एक योजना की तरह काम करता है। यह पॉलिसी मेकर्स को पॉलिसी रिलेटेड डिसीजंस लेने में इंपॉर्टेंट जानकारी देता है। यह सिटीजन्स के लिए, यह नागरिकों के लिए भी उपयोगी होता है क्योंकि यह इकोनॉमिक डाटा को आसान, स्पष्ट तरीके से समझाता है। यदि आप चाहे तो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे को नीचे दिए गए वेबसाइट पर जाकर देख सकती हैं। आगे यहां पर साइड बॉक्स में लिखा है पॉलिसी के बारे में। पॉलिसी अ कोर्स और प्रिंसिपल ऑफ एक्शन अडॉप्टेड और प्रपोज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स। यानी पॉलिसी का मतलब ऐसी योजना, नियम या कार्य करने का तरीका होता है जिससे कई ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनाता है। तो बच्चों, इकोनॉमिक सर्वे भारत की इकोनॉमी की एक रिपोर्ट है। इसे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस तैयार करता है और यूनियन बजट से पहले पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करता है। इससे देश के अलग अलग इकोनॉमिक सेक्टर्स की सिचुएशन, आने वाले चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज और गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में भी जानकारी मिलती है। इससे गवर्नमेंट, पॉलिसी मेकर और नागरिक सभी को सही इकोनॉमिक डिसीजन लेने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है की क्वेश्चंस इन इकोनॉमिक्स। बच्चों, इस भाग में हम इकोनॉमिक के 3 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। जब हमारी इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती हैं लेकिन रिसोर्सेज सीमित होती हैं, तब हमें कुछ इंपॉर्टेंट चॉइस करनी पड़ती है। इन्हीं चॉइसेस से जुड़े 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब यहां दिए गए हैं। लिखा है, जब अनलिमिटेड इच्छाएं और लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच मिसमैच होता है तब 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सामने आते हैं। इकोनॉमिक्स इन्हीं क्वेश्चंस के जवाब खोजने की कोशिश करता है। अनलिमिटेड वांट्स। अनलिमिटेड वांट्स का मतलब इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होने के बाद नई इच्छा पैदा हो जाती है। लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब है कि हमारे पास उपलब्ध रिसोर्सेज जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और मनी सीमित मात्रा में होते हैं। स्केर्सिटी। स्केर्सिटी यानी जब इच्छाएं ज़्यादा होती हैं और रिसोर्सेज कम होती हैं तब कमी की स्थिति पैदा होती है, जिसे हम स्केर्सिटी कहते हैं। यानी सभी इच्छाएं को एक साथ पूरा करना संभव नहीं है। चॉइसेस। स्केर्सिटी होने के कारण हमें चॉइस करनी पड़ती है। हमें तय करना पड़ता है कि उपलब्ध रिसोर्सेज का इस्तेमाल किस काम में किया जाए। फर्स्ट, व्हाट टू प्रोड्यूस। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाए। एग्जाम्पल के लिए कितना फूड, क्लोथ्स या दूसरी चीजें बनाई जाए। दूसरा क्वेश्चन है हाउ टू प्रोड्यूस, यानी गुड्स और सर्विसेज किस तरीके से बनाई जाए, जैसे ज़्यादा लेबर का इस्तेमाल किया जाए या ज़्यादा मशीन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। थर्ड क्वेश्चन फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी जो गुड्स और सर्विसेज बनाई गई हैं वे किन लोगों के लिए होंगी और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम, यानी इस भाग में हम 2 इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक क्वेश्चंस पढ़ेंगे। व्हाट टू प्रोड्यूस यानी क्या बनाना चाहिए, और फॉर होम टू प्रोड्यूस यानी जो चीज़ें बनाई जाएं वे किन लोगों के लिए बनाई जानी चाहिए। इन दोनों क्वेश्चन का सही जवाब देना बहुत जरूरी है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं।
साइड बॉक्स में इकोनॉमी के बारे में लिखा है। इकोनॉमी एक ऐसी सिस्टम है जिसमें गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड और कंजप्शन होता है। यह किसी विशेष एरिया जैसे एक कंट्री के अंदर काम करती है। लिखा है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज बनाए जाएं और कितनी क्वांटिटी में बनाए जाएं ताकि यह निश्चित समय में इकोनॉमी की जरूरतें पूरी हो सके। एग्जाम्पल के लिए, क्या फार्मर को ऐसी क्रॉप्स उगानी चाहिए जिन्हें ज़्यादा वाटर चाहिए जैसे शुगर केन और पैडी, या ऐसी फसलें उगानी चाहिए जो कम पानी में भी उग जाती हैं जैसे मिलेट्स और पल्सेस। शुगर केन उगाने से अच्छा प्रॉफिट मिलता है और शुगर इंडस्ट्री को भी फायदा होता है, जबकि मिलेट्स और पल्सेस उगाने से वाटर की बचत होती है, सॉइल हेल्थ बेहतर रहती है और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिलता है। यहाँ अगर फार्मर शुगर केन उगाता है तो उसे वाटर सेविंग और सॉइल हेल्थ में होने वाले फायदे छोड़ने पड़ती हैं। यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। इस तरह का डिसीजन यह दिखाता है कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के बीच ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। अलग अलग अल्टरनेटिव्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ध्यान में रखकर सही फैसला लिया जाता है। ट्रेड ऑफ का मतलब है किसी एक चीज को ज़्यादा बढ़ावा देना और एक चीज को कम। ऐसे ही ट्रेड ऑफ केवल फार्मर ही नहीं बल्कि कंपनी, गवर्नमेंट और कंज्यूमर्स को भी करना पड़ता है। यानी जिसमें उन्हें ज़्यादा फायदा होता है उस चीज़ को उभारना पड़ता है और एक चीज़ को छोड़ना पड़ता है, जिसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट आगे लिखा है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब यह समझाना है कि गुड्स और सर्विसेज किन लोगों के लिए बनाई जाए, उनका प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो और उनका फ़ायदा किन लोगों को मिले। क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और सभी लोगों की नीड्स, इनकम, टेस्ट और लाइफस्टाइल अलग अलग होती हैं, इसीलिए प्रोड्यूसर तय करती हैं कि वे किस ग्रुप ऑफ कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट्स बनाएं। एग्जाम्पल के लिए, शूज एक नॉर्म कॉमन प्रोडक्ट है, लेकिन अलग अलग लोगों की नीड्स और परचेसिंग पावर के अनुसार अलग अलग तरह के शूज बनाए जाते हैं। अब इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ शूज। स्कूल शूज खासतौर पर स्टूडेंट्स के लिए बनाए जाते हैं। इनका डिज़ाइन नॉर्मल होता है, साधारण होता है, ये मजबूत होते हैं और इनका प्राइस भी कम होता है। ऑफिस वियर शूज। ऑफिस वियर शूज काम करने वाले प्रोफेशनल्स के लिए बनाए जाते हैं। इनमें कंफर्ट, फॉर्मल लुक और अच्छी क्वालिटी का ध्यान रखा जाता है। ये अक्सर लेदर या पॉलिश मटेरियल से बने होते हैं। स्पोर्ट्स शूज एथलीट्स और फिटनेस इंथुसिस्ट के लिए बनाए जाते हैं। इनमें स्पेशल रबर, सोल्स और लाइट वेट मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है ताकि अच्छी ग्रिप, फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट मिल सके। कैजुअल शूज या स्लीपर रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए बनाए जाते हैं। ये आरामदायक होते हैं और इनकी प्राइसेस भी ऐसी रखी जाती है कि ज़्यादा लोग इन्हें खरीद सके। फॉर होम टू प्रोड्यूस का फैसला इस बात पर भी असर डालता है कि प्रोडक्ट बनाने में कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, लेदर शूज आमतौर पर ऑफिस गोर्स और हाई इनकम कस्टमर्स के लिए बनाई जाती हैं, जबकि रबर या सिंथेटिक शूज स्पोर्ट प्लेयर्स, फैक्ट्री वर्कर्स और ऐसे लोगों के लिए बनाई जाती हैं जिन्हें अफोर्डेबल और ड्यूरेबल फुटवेयर चाहिए। प्रोड्यूसर्स यह देखते हैं कि कंज्यूमर्स को क्या पसंद है, उनके पास कितना मनी है और किसी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। इसके बाद वे तय करती हैं कि क्या बनाना है। इससे यह श्योर होता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल हो और उनकी वेस्टेज ना हो। थिंक अबाउट इट। शुड द गवर्नमेंट allocate more fund to healthcare or education or to defense or and space exploration? Why or why not? यह एक थिंकिंग क्वेश्चन है। इसमें आपको सोचना है कि गवर्नमेंट को ज़्यादा फंड्स हेल्थ केयर और एजुकेशन पर खर्च करना चाहिए या डिफेंस और स्पेस एक्सप्लोरेशन पर। साथ ही अपने जवाब का रीज़न भी बताना है कि आपने वही क्यों चुना। नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू प्रोड्यूस। बच्चों, अब तक हमने समझा कि क्या बनाना है और किसके लिए बनाना है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाउ टू प्रोड्यूस, यानी किसी प्रोडक्ट को किस तरीके से बनाया जाए, कौन से रिसोर्सेज, मेथड और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। लिखा है कि जब यह तय हो जाता है कि क्या प्रोड्यूस करना है, तब अलग अलग सवाल होते हैं कि उसे कैसे प्रोड्यूस किया जाए, यानी कौन से मेथड, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। एग्जाम्पल के लिए, किसी मैन्युफैक्चरर को यह तय करना होता है कि वह मशीन्स
यानी ऑटोमेशन का ज़्यादा इस्तेमाल करे या ज़्यादा लेबर यानी ज़्यादा वर्कर रखकर गुड्स बनाए? इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए प्रोड्यूसर्स को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का सही मिक्स चुनना पड़ता है। ये हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और टेक्नोलॉजी। प्रोडक्शन को दो तरीके से हो सकती हैं। लेबर इंटेंसिव से ज़्यादा वर्कर्स और कम मशीन्स का इस्तेमाल होता है। लेबर इंटेंसिव में ज़्यादा वर्कर और कम मशीन का इस्तेमाल होता है। कैपिटल इंटेंसिव में ज़्यादा मशीन और टेक्नोलॉजी साथ ही कम वर्कर्स का इस्तेमाल होता है। आमतौर पर एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट जैसे कामों में ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत होती है, जबकि स्टील और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जैसी इंडस्ट्रीज में ज़्यादा मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। फिगर 8.6 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड वह नेचुरल रिसोर्सेज है जहां खेती, फैक्ट्री और दूसरे प्रोडक्शन में काम किया जाता है। लेबर उन लोगों को कहते हैं जो अपनी मेहनत और कौशल से प्रोडक्शन में काम करते हैं। कैपिटल में आते हैं मनी, मशीन्स, बिल्डिंग, टूल्स और दूसरी चीज़ें जिनका इस्तेमाल गुड्स बनाने में किया जाता है। टेक्नोलॉजी का मतलब है नई मशीन, नए कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जुड़ी चीज़ें। लेकिन प्रोडक्शन टेक्निक का चुनाव कैपिटल की कॉस्ट, उपलब्ध टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट की नेचर पर निर्भर करता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की अवेलेबिलिटी, उनकी कॉस्ट और देश के लॉस या रेगुलेशन भी यह तय करती हैं कि इंटरप्राइजेस कौन सा प्रोडक्शन मेथड अपनाए। एक गारमेंट मैन्युफैक्चरर को यह तय करना पड़ता है कि वह लेबर इंटेंसिव तरीके अपनाए या कैपिटल इंटेंसिव तरीके। अगर मशीन्स महंगी हो तो फिर्म्स ज़्यादा वर्कर्स रखेंगे, लेकिन अगर मशीन सस्ती हो जाए तो वह ऑटोमेशंस की ओर बढ़ सकती है। यह फैसला अवेलेबल टेक्नोलॉजी पर भी निर्भर करता है। अगर एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो तो मशीन्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी लिमिटेड हो तो मैनुअल प्रोडक्शन किया जाता है। प्रोडक्ट की नेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कस्टमाइज या डिज़ाइनर क्लोथ्स बनाने के लिए स्किल लेबर की ज़रूरत होती है, जबकि बड़ी संख्या में बनने वाले गारमेंट्स को मशीन से बनाना अधिक उपयोगी होता है, अधिक सूटेबल होता है। अगर लेबर आसानी से और कम कॉस्ट में अवेलेबल हो तो लेबर इंटेंसिव मेथड बेहतर माना जाता है, लेकिन अगर लेबर महंगा हो या कम अवेलेबल हो तो मशीन्स का इस्तेमाल ज़्यादा एफिशिएंट होता है। गवर्नमेंट के कानून और रेगुलेशन, नियम और कानून जैसे लेबर लॉ या मशीनरी पर मिलने वाले इंटेंसिव्स भी यह तय करने में मदद करती हैं कि कौन सा प्रोडक्शन मेथड अपनाया जाए। मतलब हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब है कि गुड्स बनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाए। यह फैसला लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, कॉस्ट, प्रोडक्शन की नेचर, गवर्नमेंट लॉ और दूसरे रिसोर्सेज को देखकर लिया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है इकोनॉमिक सिस्टम एंड हाउ चॉइसेस आर मेड। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि अलग अलग देशों में इकोनॉमिक चॉइसेस कैसे की जाती हैं। हर देश का अपना एक इकोनॉमिक सिस्टम होता है जो यह तय करता है कि रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे होगा, गुड्स और सर्विस कैसे बनेंगे और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। लिखा है कि किसी भी इकोनॉमी में व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस जैसे 3 की क्वेश्चंस के आंसर इस बात पर निर्भर करते हैं कि रिसोर्सेज को कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है और उनके बारे में डिसीजन लेने का अधिकार किसके पास है। जो सिस्टम यह तय करता है कि गुड्स, सर्विसेज और रिसोर्सेज का प्रोडक्शन, कंजप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उसे उस देश का इकोनॉमिक सिस्टम कहा जाता है। आगे आने वाले पेजों में इकोनॉमिक सिस्टम के 3 टाइप्स के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है प्लान्ड इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी में ज़्यादातर इकोनॉमिक डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है। सरकार तय करती है कि क्या बनेगा, कितना बनेगा, कैसे बनेगा और किसे मिलेगा। लिखा है कि प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट की एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी सभी बड़े इकोनॉमिक डिसीजन लेती है। वह तय करती है कि क्या बनेगा, किस मात्रा में बनेगा, कैसे बनेगा, किसे मिलेगा और उसका प्राइस क्या होगा। इस ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट का ज़्यादातर रिसोर्सेज और सेक्टर्स जैसे लैंड, फैक्ट्रीज, बैंक्स और ट्रांसपोर्ट का मालिकाना अधिकार होता है।
यहाँ प्राइवेट ओनरशिप बहुत कम होती है, इसीलिए इंटरप्राइजेस मार्केट डिमांड के बजाय गवर्नमेंट द्वारा तय किए गए टारगेट्स का पालन करती है। गुड्स और सर्विसेज बनाने के लिए गवर्नमेंट को परमिट्स और लाइसेंस की भी जरूरत होती है, लेकिन इससे बहुत सी प्राइवेट इंटरप्राइजेस मार्केट में काम नहीं कर पाती और कंपटीशन भी कम हो जाता है। इस कारण इंटरप्राइजेस के पास क्वालिटी सुधारने या नई इनोवेशंस करने की प्रेरणा कम होती है। प्लैन्ड इकोनॉमी के एग्जाम्पल्स हैं फॉर्मर सोवियत यूनियन, नॉर्थ कोरिया और क्यूबा। प्लैन्ड इकोनॉमी के बारे में और डिटेल में समझ लीजिए। प्लैन्ड इकोनॉमी वह इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें रिसोर्सेज का बंटवारा और गुड्स और सर्विसेज की प्राइसेस गवर्नमेंट तय करती है। नेक्स्ट हेडिंग है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में ज़्यादा इकोनॉमिक डिसीजंस मार्केट फोर्सेस यानी डिमांड्स और सप्लाई के आधार पर लिए जाते हैं। यहाँ गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होता, बहुत कम होता है। लिखा है कि मार्केट इकोनॉमी में व्हाट, हाउ मच प्रोड्यूस करना है। इकोनॉमिक मार्केट में व्हाट, हाउ और हाउ मच प्रोड्यूस करना है, इसका फैसला मुख्य रूप से डिमांड और सप्लाई करती है। गवर्नमेंट का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता। यहाँ गवर्नमेंट का काम फुटबॉल मैच के रेफरी की तरह होता है, वे नियमों का पालन करवाती है लेकिन खेल खुद नहीं खेलती। गवर्नमेंट सेफ्टी और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखती है। गवर्नमेंट सेफ्टी और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखती है लेकिन सामान्य रूप से प्राइसेस और प्रोडक्शन को कंट्रोल नहीं करती। इस सिस्टम में फैक्ट्री, शॉप, लैंड और दूसरे रिसोर्सेज का मालिकाना अधिकार ज़्यादातर इंडिविजुअल और प्राइवेट कंपनी के पास होता है। जब कई प्रोड्यूसर एक जैसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो उनकी कंपटीशन बढ़ती है। इससे क्वालिटी बेहतर होती है, प्राइसेस कम रहती हैं और नई इनोवेशंस को बढ़ावा मिलता है। मार्केट इकोनॉमी के एग्जाम्पल हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान, हांगकांग। लेकिन मार्केट इकोनॉमी में भी गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट रोल होता है। मार्केट इकोनॉमी वह इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें रिसोर्सेज का बंटवारा और प्राइसेस मुख्य रूप से मार्केट फोर्सेस जैसे डिमांड और सप्लाई तय करती हैं। गवर्नमेंट का मुख्य काम पब्लिक गुड्स और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल कराना होता है। नेक्स्ट फिगर 8.7 रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ओनरशिप इन मार्केट इकोनॉमी। इस फिगर में बताया गया है कि मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का काम लॉ एंड ऑर्डर और सेफ्टी बनाए रखना है। सामान्य रूप से वह प्राइसेस को कंट्रोल नहीं करती। इस सिस्टम में फैक्ट्रीज, शॉप और लैंड का मालिकाना अधिकार इंडिविजुअल और प्राइवेट इंटरप्राइजेस के पास होता है। नेक्स्ट मिक्स्ड इकोनॉमी। बच्चों, मिक्स्ड इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें मार्केट इकोनॉमी और प्लैन्ड इकोनॉमी दोनों की अच्छी बातें शामिल होती हैं। इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर इकोनॉमिक डिसीजंस लेने में रोल निभाते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी साइड बॉक्स में लिखा है द मार्केट सिस्टम ऑफ रिसोर्सेज अलोकेशन इन विच द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट एंड compete with each of other in the market. The private players are regulated by the government. Almost all economies are mixed. मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी वह इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों साथ मिलकर काम करते हैं और मार्केट में हिस्सा लेते हैं। गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज के लिए नियम बनाती है और उन पर नज़र भी रखती है। आज दुनिया के लगभग सभी देशों में किसी न किसी रूप में मिक्स्ड इकोनॉमी पाई जाती है। नेक्स्ट है पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स वे गुड्स और सर्विसेज हैं जिनका इस्तेमाल सभी लोग कर सकते हैं। अगर कुछ लोग इनका इस्तेमाल करें तब भी दूसरे लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पार्क्स, रोड्स, पब्लिक सर्विसेज, स्ट्रीट लाइट्स और बेसिक एजुकेशन। मिक्स्ड इकोनॉमी मार्केट इकोनॉमी और प्लैन्ड इकोनॉमी दोनों की फीचर्स को मिलाकर बनाई गई इकोनॉमी है। इस सिस्टम में प्राइवेट इंडिविजुअल, इंटरप्राइजेस और गवर्नमेंट तीनों मिलकर इकोनॉमिक चॉइसेस और डिसीजंस लेती हैं। इस सिस्टम में बड़ी पब्लिक सेक्टर कंपनीज भी होती हैं जो मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। वास्तव में आज ज़्यादातर देशों की इकोनॉमीज में मिक्स्ड इकोनॉमी की फीचर्स होती हैं। यहाँ प्राइवेट ओनरशिप भी होती है और गवर्नमेंट कुछ नियम बनाकर
व्यवस्था को कंट्रोल भी करती है। मिक्स्ड इकोनॉमी के कुछ एग्जाम्पल है। इंडिया 1991 के बाद, चाइना 1978 के बाद, जर्मनी और स्वीडन। यहां तक कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और सिंगापुर जैसे मार्केट इकोनॉमीज में भी गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर फिगर 8.8, मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट लोगों के हितों की रक्षा करने और नियम लागू करने का काम करती है। फेयर कंपटीशन रूल, गवर्नमेंट ऐसे नियम बनाती है जिससे सभी बिजनेसेस को बराबर मौका मिले और फेयर कंपटीशन बनी रहे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, गवर्नमेंट कंज्यूमर्स के अधिकारों की रक्षा करती है ताकि उन्हें सही प्रोडक्ट और सर्विसेज मिले। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि बिजनेस और गवर्नमेंट का काम ईमानदारी और खुलापन के साथ हो ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके। पब्लिक गुड्स, गवर्नमेंट पब्लिक गुड्स जैसे रोड, पार्क्स, स्ट्रीट लाइट, पुलिस सर्विसेज और बेसिक एजुकेशन उपलब्ध कराती है। वेलफेयर प्रोग्राम, गवर्नमेंट लोगों की भलाई के लिए वेलफेयर प्रोग्राम चलाती है जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर और दूसरे सामाजिक योजनाएं। मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट और मार्केट दोनों मिलकर इकोनॉमी को चलाती हैं। मार्केट, मार्केट में प्राइवेट बिजनेसेस काम करते हैं और गवर्नमेंट साथ ही सर्विसेज का प्रोडक्शन और सेलिंग करते हैं। प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस, प्राइवेट बिजनेसेस का मुख्य एम प्रॉफिट कमाना होता है। इनोवेशन, कंपटीशन की वजह से बिजनेस नई टेक्नोलॉजी, नए आइडियाज और बेहतर प्रोडक्ट्स लाती हैं, इसे इनोवेशन कहते हैं। कंपटीशन, जब कई बिजनेसेस एक जैसा प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो कंपटीशन होती है, इससे क्वालिटी बेहतर होती है और प्राइसेस भी सही दाम पर मिलते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट्स भी सही दाम पर मिलते हैं। नेक्स्ट, डोंट मिस आउट, लिखा है कि इंडिया की इकोनॉमिक सिस्टम समय के साथ लोगों की बदलती जरूरतें और नई चैलेंजेस के अनुसार बदलती रही है। इंडिपेंडेंस के बाद कई सालों तक भारत ने प्लान्ड इकोनॉमी जैसी व्यवस्था अपनाई जिसमें गवर्नमेंट की रोल बहुत अधिक थी। उस समय गवर्नमेंट की ही इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करती थी, रिसोर्सेज का बंटवारा करती थी और लाइसेंस या परमिट के जरिए से प्रोडक्शंस को कंट्रोल करती थी। बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट और हैवी इंडस्ट्रीज जैसे कई इंपॉर्टेंट सेक्टर्स मुख्य रूप से पब्लिक सेक्टर्स के कंट्रोल में थे। लेकिन 1991 तक इंडिया को कई गंभीर इकोनॉमिक डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। इसके बाद गवर्नमेंट ने बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए। इन सुधारों से ज़्यादा रेगुलेशंस कम किए गए, प्राइवेट इंटरप्राइजेस को बढ़ावा दिया गया, ग्लोबल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए इकोनॉमी को खोला गया और कंपटीशन बढ़ाई गई। इन रिफॉर्म्स के बाद इंडिया धीरे धीरे मार्केट ओरिएंटेड सिस्टम की ओर बढ़ा, लेकिन गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट भूमिका भी बनी रही। फिर है चैप्टर कंक्लूजन। इस पूरे चैप्टर में हमने सीखा कि इकोनॉमिक्स का मुख्य एम लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स के बीच सही चॉइस करना है। इंडिविजुअल, इंटरप्राइजेस और गवर्नमेंट को हमेशा यह तय करना पड़ता है कि उपलब्ध रिसोर्सेज का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जाए। साथ ही हर डिसीजन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी ध्यान में रखना पड़ता है। ये सभी चॉइसेस 3 इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक क्वेश्चन से दिखाई देती हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम इन क्वेश्चंस के अलग अलग जवाब देती हैं, लेकिन आज ज़्यादातर देशों में मार्केट इकोनॉमी और प्लेन इकोनॉमी दोनों की विशेषताएं मिली है, इसीलिए इन्हें मिक्स्ड इकोनॉमिक कहा जाता है। इन बातों को समझने से हमें पता चलता है कि हमारी रोज़मर्रा की चॉइसेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज और इकोनॉमिक सिस्टम मिलकर यह तय करती हैं कि रिसोर्सेज का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और यूसेज कैसे होगा, ये बढ़ाती हैं। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।